हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डेली एग्जाम बूस्टर पे। आज हम लोग करने वाले हैं खान सर का पॉकेट जीके। पॉकेट जीके में करेंगे प्राचीन भारत। जो भी प्राचीन भारत का इंपॉर्टेंट लाइन है वो आज हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली बात, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हमें 3 प्रकार से देखने को मिलता है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण से। तो आज हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में है अभिलेख। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहेंगे? एपिग्राफी। अगला लाइन है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। तो कितना पुराना है? तो 300 ईसा पूर्व के। अगला है, भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगर पूछा जाए भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक किसे कहा जाता है, तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। गरुड़ स्तंभ से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सहगोरा अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ, उसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। आगे है महत्वपूर्ण अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? तो कलिंगराज खारवेल का। हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख में इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रतावन के बारे में जानकारी मिलता है, जिसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी है। नासिक अभिलेख से गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारी मिलता है। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में। आगे है एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में। ग्वालियर अभिलेख से गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख या स्तंभ गुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। अगला है देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी मिलता है। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख से हर्षवर्धन की उपलब्धि के बारे में जानकारी मिलता है। और ये से इम्पोर्टेंट नहीं है। अयोध्या अभिलेख में शुंगों की उपलब्धियां हैं। भरूच अभिलेख, एरन अभिलेख के बारे में भानुगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। एरन अभिलेख में ही सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला। आगे है सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। और इसे साहित्य में कसारपन कहा जाता है। आगे है, सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया था। सिक्कों पे यवन शासकों ने किया है। रोमन सिक्के अरकमेड़ु पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुआ है। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अरकमेड़ु से। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली क्या है? तो नागर शैली। क्या कहलाता है? नागर शैली। दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो द्रविड़ शैली। नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ हो, जिन मंदिरों में नागर और द्रविड़ शैली का प्रयोग हुआ हो, वे वेसर शैली कहलाते हैं। आगे है ऋग्वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले
ऋषि को होत्री कहते हैं। वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किसमें है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में पहली बार सूत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया है। पुरुष सूक्त के अनुसार कुल 4 वर्ण हैं। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण है। कौन कौन सा है? तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। जो ब्राह्मण है वो आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय कहाँ से? तो भुजाओं से। और वैश्य ये जंघाओं से। और जो शूद्र है ये आदि पुरुष ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का रचना की गई है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। आगे है यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद के मंत्रों का उल्लेख करने वाले पुरोहित अथर्वयु कहलाता है। एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं व पद दोनों शैली में है। इस यजुर्वेद गद्य व पद दोनों शैली में है। आगे है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या संगीत। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आगे है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई है। अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धति व औषधियों का उल्लेख किया गया है। आगे है ब्राह्मण साहित्य। कुछ महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है तो ऋग्वेद के हैं ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। और अथर्ववेद का गौपथ ब्राह्मण। आगे है आरण्यक साहित्य। आरण्यक क्या है? तो इसकी रचना जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक कुल कितने हैं? तो 7 हैं। आगे है उपनिषद। उपनिषद कुल कितने हैं? तो 108। उपनिषद किसे कहते हैं? तो दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरुओं के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, ये उपनिषद कहलाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। यह वेदों का अंतिम भाग है। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है, जिसमें प्रमाणिक उपनिषद 12 है। आगे है कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। यम व नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में है। छंदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। आगे है वेदांग। वेदांग कुल कितनी है? तो 6 है। कौन कौन सा? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योति। आगे देखते हैं सूत्र। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाता है। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। आगे है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उकसर्वा ने की है। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं, मार्कंड, ब्रह्मा, वायु, विष्णु और भागवत और मत्स्य। मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। आगे है मत्स्य में किसी जानकारी है? तो शुंग एवं सातवाहन वंश का, विष्णु में मौर्य वंश का और वायु में गुप्त वंश का। आगे है बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक।
बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है और बुद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ है जातक। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। आगे है जैन धर्म। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यह प्राकृतिक भाषा में है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। आगे है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। लौकिक साहित्य अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने की है। अर्थशास्त्र को कुल 15 अधिकरण व 180 प्रक्रम में विभक्त किया है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। गार्गी संहिता, इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता में यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी, ये व्याकरण का एक पुस्तक है। अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण की पुस्तक है, जिसको पाणिनि ने लिखा है। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे है विदेशी यात्रियों के विवरण। यूनानी रोमन लेखक सिकंदर का आक्रमण भारत पर 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 ईसा पूर्व में। एरियन तथा प्लूटार्क ने सिकंदर को एंड्रोकोटस कहा था और प्लार्कस ने सेंट्रोकोटस का नाम से उल्लेख किया। आगे है टेरियस एक ईरानी राजवेद था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस ये अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी है। निरियाकस, आनेसिक्रेटस और एस्ट्रियोबुलस ये सभी सिकंदर के समकालीन था। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। टॉलमी की जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी है। टॉलमी ने जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी है। आगे है डायमेकस, ये सीरिया राजा एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस ये एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम है इंडिका। प्लिनी का पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका। आगे चीनी लेखक यात्रियों का विवरण। फाहियान यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। आगे वैनसोंग यह हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वैनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। आगे है जो विवरण लिखा है सी यू की का नाम प्रसिद्ध है। वैनसोंग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, उसका विवरण का नाम क्या है? सी यू की। आगे है इत्सिंग, भारत आने वाला इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया था। सुंगयुन यह 518 ईस्वी में भारत आया था। अरबी लेखक अलबुर्नी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबुर्नी अपनी पुस्तक तहकीक हिंद या किताबुल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। अलबुर्नी का पुस्तक का नाम है तहकीक हिंद, किताबुल हिंद या भारत की खोज। आगे है इब्न बतूता, इसने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखी है, जिसे रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आगे है हमारा टॉपिक नंबर 2 है। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।